Okay. Good afternoon, good evening, students. Let us start with our topics. आज प्रजापति स्नेहा को she have difficulty in sources of information and understanding historical event. Sneha, this is from chapter number 1, if I am not wrong. स्नेहा, प्रजापति स्नेहा present है अभी? यस मैम। हाँ, तो आपकी डिफिकल्टी चैप्टर नंबर 1 में से है ना? आप मुझे मैसेज कर दो, मैंने सबको म्यूट किया है जिससे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। स्नेहा, just message me. ओके, सो आपका क्वेश्चन था why economics or how economics is we are able to understand the historical event. So historical event में हम बात करें तो East India Company came to our country, and what was the aim of East India Company? The aim of East India Company was to do business. All of you just open your cameras. सभी बच्चे अपना कैमरा ओपन रखेंगे. मानविंद्र, स्नेहा, कशिश, अक्षर, so that I can see कि आप पढ़ाई कर रहे हो, घूम रहे हो इधर उधर. ठीक है, सब लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे. तो you can say East India Company, they came to our country for what? They came for you can say doing business, but उन्होंने क्या किया? They used their main purpose जो था उससे बाहर आकर उन्होंने हमारी कंट्री पे रूल किया. सो कहने का मतलब ये है कि why it happened, ब्रिटिश राज 100 साल तक वो कैसे हम पे राज कर पाए, and how the things worsened in our economy. उसका एक तो एक है आपका यू कैन से सोशल व्यू पॉइंट है. हर इवेंट का एक सोशल व्यू पॉइंट होता है, एक इकोनॉमिक. जैसे अभी कोरोना वायरस है फॉर एग्जांपल, तो कोरोना वायरस का भी एक. हाँ जी बोलो, ऑनलाइन क्लास है मेरी अभी. ओके, तो अभी जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस में क्या है कि उसका इफेक्ट चाइना पे पड़ रहा है. यस और नो? चाइना वाज द वन फ्रॉम वेयर दिस वायरस स्टार्ट हुआ था ये वायरस. तो उसका इफेक्ट यू कैन से चाइना पे देखने को मिल रहा है. यस और नो? तो एक तो सोशल इफेक्ट ये है कि पीपल आर नॉट यू कैन से इंटरेस्टेड टू मूव टू गो टू दैट कंट्री, या फिर पीपल डिसलाइक चाइनीज पीपल. We should not be prejudiced, but yes, we are becoming prejudiced with China. उसका इकोनॉमिक्स यू कैन से इफेक्ट क्या है कोरोना वायरस का कि इट इज अ मेडिकल प्रॉब्लम. कोरोना वायरस इज अ मेडिकल प्रॉब्लम. उसका इकोनॉमिक इफेक्ट ये है कि चाइना इज लूजिंग इट्स बिजनेस, और उसका जो बिजनेस लूज वो कर रही है, तो वो बिजनेस कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? टू अदर एशियन कंट्रीज. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने अपना बिजनेस यू कैन से जो भी कंसाइनमेंट्स है वो हमारी कंट्री को दे दिया है. तो कहने का मतलब है आज से 10 साल पहले आप अगर बाद में अगर इंडिया बिकम्स यू कैन से डेवलप इकोनॉमी, आज से 10 साल बाद हम लोग जब डेवलप इकोनॉमी बन जाएंगे, तब हम लोग ये कोरोना वायरस का इकोनॉमिक इफेक्ट स्टडी करेंगे कि भाई कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी को क्या इफेक्ट आया था. अक्षत, कशिश, श्रेया, स्नेहा, लाजमी, सब लोग के कैमरा ऑफ है. प्लीज ओपन योर कैमरास, ऑल ऑफ यू. ठीक है, दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन से हिस्टोरिकल इवेंट. समझ में आ गया? मैंने सब पार्टिसिपेंट मैंने सबको एडमिट किया हुआ ही है. मैंने सबको एडमिट किया हुआ है. वेटिंग रूम डिसेबल्ड ही है. एनीवन कैन एंटर. और पार्टिसिपेंट्स में भी मुझे कोई दिख नहीं रहा है.
पटवा महक को बोलो अपने आप एंटर हो जाए, उसको मुझे एंटर करने की जरूरत नहीं है। फाइन, नेक्स्ट इज योर importance of statistical information, importance of statistical information and importance of economics। वो कौन सा पॉइंट है, ये किसका पॉइंट है? शिवांशी गुप्ता 11th B प्रेजेंट राइट नाउ। शिवांशी, शिवांशी प्रेजेंट है अभी? शिवांशी गुप्ता, हाँ आपकी डिफिकल्टी क्या है शिवांशी? अपना माइक खोल ओपन करके आप पूछ सकते हो शिवांशी। एक मिनट अनम्यूट कर देती हूँ, बोलो शिवांशी। Ma'am, I can't understand the statistical information, importance of statistical information and economics. स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स, उसमें क्या नहीं समझ में आया आपको? उसमें क्या नहीं समझ में आया शिवांशी आपको? जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी लॉ ऑफ यू कैन से डिमांड स्टडी किया, फर्स्ट पॉइंट है कंफर्म्स द प्रिंसिपल। तो लॉ ऑफ डिमांड इज वन प्रिंसिपल, इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ डिमांड। हम उसको कंफर्म करने के लिए क्या ये लेते हैं, प्राइस लेते हैं मार्केट में से, और उस प्राइस के सामने हम डिमांड लेते हैं, फिर हम उस प्राइस और डिमांड को मिक्स यू कैन से कंबाइन करके एक टेबल बनाते हैं, और उस टेबल के बेस पे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो व्हेन यू से कलेक्ट द डेटा, अभी हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे हैं, आज ही हमने शायद चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, तो उसमें हमने कलेक्शन ऑफ डेटा देखा था। तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ यू कैन से स्टैटिस्टिक्स। मैं आपकी क्लास में स्टैटिस्टिक्स शायद पढ़ाती हूँ, आई डोंट नो। तो स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं, फिर डिफरेंट मेथड, मीन, मीडियन, मोड, कार्ल पियर्सन मेथड, काई स्क्वायर, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ठीक है, बहुत सारी मेथड्स होती है। वो मेथड्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वो डेटा को एनालाइज करते हैं। तो सपोज लॉ ऑफ डिमांड के लिए मुझे ये लॉ ऑफ डिमांड कैसा बोलता है कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड डिक्रीजेस। कैसे बोल रहे हो मैम आप? आप जाइए मार्केट में जाके देखिए कि कोई भी प्रोडक्ट की जब प्राइस कम या ज्यादा होती है तो डिमांड कम या ज्यादा होगी। तो उससे अगर मैं ये देखूंगी मार्केट में जाके, तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? आई नीड टू कलेक्ट द डेटा। मैं जब डेटा कलेक्ट करूंगी उसका मतलब आई एम यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल टू get information about any confirm any you can say principle। second, changing trends of economic parameters। इकोनॉमिक पैरामीटर्स है जैसे कि इन्फ्लेशन, डिप्रेशन है। तो अभी राइट नाउ डिप्रेशन इज गोइंग ऑन ड्यू टू कोरोना वायरस, डिप्रेशन इज गोइंग ऑन। तो जो मार्केट का जो, लेकिन हर चीज में यू कैन से डिप्रेशन नहीं है। देयर आर सर्टेन लाइक हॉस्पिटल्स है या फिर मेडिकल फैसिलिटी में देयर इज बूम। Right now in medical field there is a boom, but in other fields like schools or colleges or you can say there is a depression। तो कोई भी सिचुएशन में चेंजिंग ट्रेंड की वजह से कहाँ पर बूम है, कहाँ पर डिप्रेशन है, कहाँ पे अप होता है, कहाँ पे डाउन होता है, ये देखने के लिए हमको क्या चाहिए? एट द एंड ऑफ द डे वी कलेक्ट द डेटा एंड वी एनालाइज द डेटा। तो कलेक्शन और एंड एनालिसिस ऑफ डेटा हेल्प्स यू टू डिटरमाइन दैट दिस थिंग इज ट्रू। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, यू हैव टू गिव द प्रूफ। मैं ऐसा बोलूं कि व्हेन रेनफॉल इज देयर बच्चे स्कूल नहीं आते, मैम वो बोलेंगे मैम आपके पास क्या प्रूफ है कि बारिश होती है तो बच्चे नहीं आते? तो मैं रजिस्टर निकालूंगी और मैं देखूंगी कि जिस दिन बारिश आई थी उस दिन अटेंडेंस क्या है, और जिस दिन बारिश नहीं थी उस दिन अटेंडेंस क्या है। तो मैंने ये प्रूव कर दिया, जिस दिन बारिश है उस दिन अटेंडेंस कम है, जिस दिन बारिश नहीं है उस दिन अटेंडेंस ज्यादा है। तो मैं ये प्रूव करने के लिए आई वुड नीड some data, I will collect the data and then I will analyze by using mean, median, mode, chi-square etc। ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी मतलब एक क्लास का रिजल्ट, मतलब फॉर एग्जांपल कि भाई साइंस का रिजल्ट इज ऑलवेज लेस देन कॉमर्स, कॉमर्स का रिजल्ट हमेशा हाई होता है, साइंस का रिजल्ट कम होता है। कैसे भाई? मैं साइंस का रिजल्ट लूंगी, मानविंदर तेरा कम कैमरा कितना हिल रहा है बाबू, मेरा सिर दुख रहा है, एक जगह पे स्टेबल हो जा, कितना हिला रहा है ये? अक्षत, स्नेहा, सब लोग अपना कैमरा ऑन करो भाई, बार बार मैं नहीं बोलना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूंगी।
तो कंपेरेटिव स्टडी जैसे मैंने बताया कि भाई साइंस है और कॉमर्स है कि भाई साइंस का रिजल्ट हमेशा कम रहता है, उसमें भी बायो का रिजल्ट कम रहता है, फिर यू कैन से मैथ्स का रिजल्ट ज्यादा रहता है, या फिर मैथ्स का रिजल्ट ज्यादा रहता है, बायो का कम रहता है। वॉट एवर कंपेरेटिव स्टडी। अक्षत कैमरा स्टेबल कर लो, फाल्गुनी, पंचाल, हर्ष, प्रजापति, ऋषभ, सब लोग अपना कैमरा ऑन करो। तो ये जो कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए कि भाई 2005 में क्या सिचुएशन थी, 2006 में क्या सिचुएशन है, 2007 में क्या सिचुएशन है, 2008 में क्या सिचुएशन है, ये स्टडी करने के लिए भी मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। आप जो भी डेटा है उसको परसेंटेज पॉइंट में आप उसको बता सकते हो। आपका जो रिजल्ट है वी गेट इट इन परसेंटेज कि भाई इस बच्चे के 85% आए या 90% आए या 70% आए या 60% आए या 50% आए, जो भी परसेंट आए, that will help me to give the precise you can say information about the child कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये एवरेज है, या वॉट एवर इट माइट बी। मैं कैसे बोल सकती हूँ व्हाट इज द बेस ऑफ माई कंक्लूजन अबाउट द चाइल्ड, कि भाई उसका रिजल्ट देख के मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि भाई दिस इज व्हाट द स्टूडेंट इज। अब ये जो रिजल्ट है वो किससे बनाते हैं, वी टेक द एवरेज ऑफ ऑल योर मार्क्स, आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश ऐसे इसका टोटल लेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स करेंगे, आई विल गेट द एवरेज। तो वो एवरेज के बेस पे मैं डिसाइड करती हूँ। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और उसको यूज करते हैं हम लोग। और वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है दे हेल्प अस टू फाइंड आउट द यू कैन से प्रिसाइसनेस ऑफ आवर स्टेटमेंट। हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं उसके पीछे कोई उसका फैक्ट होना चाहिए, उसका कोई बेस होना चाहिए। सो स्टैटिस्टिक्स बिकम्स द बेस for whatever statement we will give, whatever principle we will give। अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था, वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई होगा, तो उसका बेस बनाने के लिए इट इज यूजफुल। ठीक है, ये शिवांशी का क्वेश्चन था। किसका था ये क्वेश्चन? शिवांशी, समझ में आया बेटा? ओके उसके बाद में शिवांशी का ये क्वेश्चन था, फिर था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, वो मैंने बता दिया, शिवांशी का बता दिया। फिर अक्षत का है, हाँ, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अच्छा, अब ये सीखना है ना, तो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर नोटबुक्स, पेन पेंसिल निकालो, सब लोग पेन पेंसिल निकालो। भाई जिसका कैमरा ऑफ रहेगा मैं उसको अभी है ना रिमूव कर दूंगी मीटिंग में से। ऑल द स्टूडेंट्स कैमरा ऑन करो। स्नेहा, अक्षत, ऋषभ, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज कैमरा ऑन करो। स्नेहा अभी भी आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ है, अक्षत आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ है। शंखधर, अभिजीत बातें मत करो, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। फर्स्ट इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ऐसा लिखो, फॉर एग्जाम्पल लिखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 50%। परफेक्टली इलास्टिक में लिखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%। लिखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 10%, 20%, 30%, 40%, फिर डैश 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 कर दो। कंप्यूटर में कैमरा नहीं है मतलब? क्यों नहीं है? चालू है। अच्छा ओके, ऋषभ का ऐसा है, फाइन, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो डिमांड प्राइस जो डिमांड है वो 0 से लेके 50, 60, 70, 80 कहीं तक, कहां तक भी पहुंच सकती है। चेंज इन प्राइस इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज we don't know, and change in price is you can say unitary, मतलब no changes there, so it would be infinity। वो क्या हो जाएगा? infinity। why is it so? because demand of you can say commodity, it is changing to a very high extent।
फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कि अभी क्या है, वो नहीं, हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर की डिमांड कितनी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। इवन जो हैंड सैनिटाइजर था इट वाज यूज्ड बाय ओनली फ्यू पीपल इनिशियली, बहुत कम लोग यूज करते थे, जो ना जिनको बहुत बोलते ना कुछ फ्रीक्स होते थे वो ही कंसिडर करते थे। अभी इट बिकेम अ नेसेसिटी। जो लोग एक बॉटल 2 बॉटल महीने की लेते थे आज वो 5-5 लीटर लेते हैं। तो वी डोंट नो कि ये जो अगर ये सिचुएशन बढ़ती जाएगी तो ये डिमांड कहाँ पहुंचेगी, वी डोंट नो। प्राइस इज सेम, पहले भी प्राइस 20 रुपीज थी, आज भी प्राइस 20 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो 20 रुपीज की बॉटल की प्राइस बढ़ती, डिमांड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। सो वी डोंट नो कि टिल विच एक्सटेंट द डिमांड विल इंक्रीज इवन इफ द प्राइस इज सेम। समझ में आया? So for that it is perfectly elastic demand where E is equal to infinity. We don't know कि डिमांड किस लेवल पे। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेचेबिलिटी। मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेचेबिलिटी, कि भाई प्राइस बढ़ती है उसके सामने डिमांड कितना बढ़ रहा है। यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या है? प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, 0 पैसे का भी चेंज नहीं है, या फिर 0.5 पैसे का चेंज होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। दैट इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का? एनीवन? आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का? मैम मेडिसिन। ओके, और फाल्गुनी? यस, सैनिटाइजर एंड पीपी किट। हाँ, बट आपने जो भी एग्जांपल दिए ना ये सब रॉन्ग है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन नेवर एग्जिस्ट इन द मार्केट जहां पर हम ना बोल सके कि डिमांड क्या होगी। एट सर्टेन लेवल द डिमांड वुड स्टॉप, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज फाउंड इन, यू कैन से, थियोरिटिकल वर्ल्ड, थियोरिटिकल है ना। दिस इज काइंड ऑफ अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। बोलते हैं ना कि भाई दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, जो फेरी लैंड में देखा जाता है ना कि भाई प्राइस आपकी नहीं बढ़ेगी बट आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आफ्टर सर्टेन लेवल द डिमांड वुड स्टॉप। 100 करोड़ लोगों को सैनिटाइजर मिल गया, फिर वो रुक जाएगी, फिर वो उससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं। सो दिस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज नॉट अवेलेबल और सीन इन द मार्केट। सेकेंड है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। उसमें लिखो चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 0. Change in demand is equal to 0 and change in price is equal to 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, फिर डैश 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 कर दो। मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि इसमें ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में चेंज इन डिमांड इज 0% एंड चेंज इन प्राइस इज 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% और 100%, कोई भी चेंज होगा। तो दैट इज your perfectly inelastic demand. You can see you can say in diagram also. Diagram is given on your page number 29. Now again इसका भी एग्जांपल आप लोग दोगे मेडिसिन की। मेडिसिन की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए द डिमांड will be same, but this kind of a situation is again not seen in the real world. Real world में ऐसी कोई situation हमको देखने को मिलती नहीं है। These two situation are seen in the practical, theoretical, they are theoretical in nature. उसके बाद आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उसके लिए लिखो चेंज इन डिमांड 50%। अच्छा, वो जो है ना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसमें लिखो वो जो लिखा था ना परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0, तो 0/10%, 0/20%, 0/30% जो भी करेंगे दैट विल गिव यू 0. सो हियर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? 0. और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है आपका? इनफाइनाइट। ये दो तो आपने देख लिया। उसके बाद में आपका आएगा यूनिटरी, तो उसमें लिखो चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 50%। यूनिटरी इलास्टिक में लिखो चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 50% एंड चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 50%।
या फिर कोई भी नंबर ले लो, मैंने 50 बोला ना, आप 100 ले लो, 200 ले लो, 500 ले लो, मुझे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों सेम है। मतलब अगर प्राइस जो है 5 रुपए बढ़ी तो डिमांड 5 रुपए वाली कम हो जाएगी। समझ में आया? सपोज एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का था, ठीक है, और उसको 5 लोग ले रहे थे। अगर वो बिस्किट का पैकेट 4 रुपए का हो गया तो एक आदमी और बढ़ जाएगा, मतलब उसका जो भी है 5 रुपीज से अगर 4 रुपीज पे गया तो वो 5 लोगों से इट विल बी 6%। ठीक है, सपोज प्राइस अगर 10% बढ़ती है तो डिमांड 10% घटती है। वो ऐसा नहीं कि दोनों बढ़ेंगे, प्राइस और डिमांड क्या है, नेगेटिवली रिलेटेड है। तो जब प्राइस 10% बढ़ेगी तो डिमांड 10% घट जाएगी। ठीक है, तो जो भी है इसमें वैल्यू नेगेटिव में आएगी, दैट इज नॉट एन इशू, बट इट विल बी 50% अपॉन 50% विल गिव यू आंसर। क्या होगा 50 अपॉन 50? आंसर क्या होगा? 1 इज यूनिट। 1 को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। इट इज अ यूनिट, तो इसलिए उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब ऐसी डिमांड कहाँ पे देखी जाती है? ऐसी डिमांड कहाँ देखी जाती है? ऐसी डिमांड मैम ये भी थियोरेटिकल है। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो थियोरेटिकल इन नेचर। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जितना परसेंट इंक्रीज हो उतना ही परसेंट वो डिक्रीज हो, ये भी थियोरेटिकल है। तो ये 3 चीज तो हो गई थियोरेटिकल। उसके बाद में आ गए यूनिटरी और परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ में आ गया तीनों को? तीनों समझ में आ गए? अब ये सब थियोरेटिकल है। अब हम लोग देखते हैं नॉन थियोरेटिकल इन नेचर। एक मिनट, वो मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। सी, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। ओके, यस मैम। ये आपका एक्स एक्सिस, मैं माउस यूज कर रही हूँ तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब होगी तो एडजस्ट कर लेना। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब हमने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी होगी? ये लाइन सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है पर ये सीधी है, समझ जाना। ठीक है, दिस इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, स्ट्रेट लाइन। दिस इज E is equal to I need to get the, this is E is equal to infinite। समझ में आया? ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया E is equal to infinite कब होगा? When will we have E is equal to infinite? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हाँ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पर उसमें सिचुएशन क्या होगी? जब डिमांड इनफाइनाइटली बढ़ती रहेगी लेकिन प्राइस कांस्टेंट होगी। हाँ ठीक है, और ये है E is equal to 0। यू कैन सी ये आपका E is equal to 0 हो गया। यस और नो? टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये कब होता है? ये कब होता है? जब प्राइस चेंज होती रहती है, डिमांड कांस्टेंट रहता है ना? उसके अलावा ये एक परफेक्टली इलास्टिक जो यूनिटरी होगी वो ये रही आपकी, दिस इज योर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, दिस इज योर E is equal to 1, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये 3 मैंने बता दी। ये तीनों क्या है? थियोरेटिकल इन नेचर है। E is equal to 0, E is equal to infinite and E is equal to 1। ये तीनों क्या है? दे आर theoretical in nature. दे आर थियोरेटिकल इन नेचर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये E is equal to 1 है। सो एनी लाइन विच इज E से ऊपर जो होगा, लेट अस सी इफ आई कुड ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। दिस इज, ये जो है आपका, ये क्या है आपका? E is greater than 1। ये क्या है आपका? E is greater than 1। ये E is equal to 1 है, समझना है? ये क्या है? E is equal to infinite।
तो इन दोनों के बीच में जो है ये E is equal to 1 और E is equal to infinite के बीच में, और ये आपका है here we had E is equal to 0. This was your E is equal to 0. 0. Fine. ये Z is equal to 0 है, ये is equal to 1 है, तो ये E is equal to 1 और infinite के बीच में जो भी वैल्यू आएगी that is E greater than 1. अब ये E greater than 1 क्या कहलाता है? What is it called? It is known as relatively elastic demand. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Relatively elastic demand. When will we have this relatively elastic demand? Write down in your notebook, all of you. आपकी नोटबुक में लिखो E is equal to greater than 1 में. When percentage change in demand is 50% and percentage change in price is 10%. मतलब जो प्राइस है वो 10% चेंज हुई, प्राइस 10% बढ़ी या घटी, उसके सामने डिमांड 50% चेंजेस उसमें देखने को मिले, तो दैट इज योर E ग्रेटर देन 1. समझ में आया? This is E greater Yes. than 1. This concept is not theoretical, but this is practically seen in the market. E greater than 1 is practically seen in the market. ठीक है, ये हो गया E greater than 1. अब हम लोग एक और देखते हैं, that is E less than 1. तो उसके लिए ये क्या है? E is equal to 0 है. I beg your pardon for my handwriting. I'm using this mouse ना. I'm not good at using these things. Okay. तो ये आपका E is equal to 0 था, and this is your E is equal to 1. So over here E is equal to 0 और E is equal to 1 के बीच में जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, that will give you E less than 1. Now when will we have this you can say E less than 1? ये E less than 1 कब होगा हमारे पास में? We will have E less than 1. Write down. When percentage change in demand, लिख लो, is 10% and percentage change in price is 50%. So 10 upon 50, 10 by 5, 10% upon 50% करेंगे तो कितना हो जाएगा? It will be less than 1. Got my point? So this is how your relatively elastic demand or phi elasticity of demand is, you can say, done. Clear with this, all of you? All the 5? Yes. We are doing all this 5 on a same diagram. एक ही diagram में मैंने आपको पांचों सिखा दिए. E is equal to 0, E is equal to less than 1, greater than 1, you can say, and E is equal to infinite. Okay? Ma'am, but in exam we have to draw separately each diagram. You may draw anyways. अगर आप साथ में भी बनाते हो तो भी आप गलत नहीं हो. Suppose क्वेश्चन क्या है, अगर 5 मार्कर्स में पूछा है तो you can make this kind of diagram also. थोड़ा अच्छा बनाना, मेरे जैसा गंदा मत बनाना, ठीक है? We have to put values and all. हाँ, you have to put value. You have to put the formula क्या है आपका? percentage change in demand divided by percentage change in price. तो उसमें आपको वैल्यू Yes. पुट करनी है और वैल्यू पुट करके आपको एक्सप्लेन करना है. समझ में आ गया? Yes. Okay, let us go back. Okay. Okay. So now tell me, any other difficulty? ये 3 difficulty मुझे मिली थी. उसके अलावा कोई difficulty? Ma'am, suppose question elasticity of demand is asked, so what we have to write? You have to explain with the help of this diagram. But we have to write price elasticity, income elasticity, or तो वो आपको specifically mentioned होगा बेटा. okay. It will be specifically mentioned कि आपको price elasticity explain करना है कि income. अगर कुछ भी mention ना हो तो it will be price elasticity. Okay. ठीक है, और अगर mentioned होगा तो you have to explain, or you can say you have to go to that, you can say you have to explain price elasticity. और अगर mentioned है तो that will be income elasticity. Fine. और कोई difficulty? चेक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में सब्स्टिट्यूट गुड्स. Substitute goods कौन से होते हैं?
अगर सपोज मानविंद्रा नहीं होगा तो उसका सब्स्टिट्यूट कौन है? कशिश। यस, तो कशिश इज योर सब्स्टिट्यूट। तो Okay, सपोज ma'am. अगर सपोज तुम लोग को मेरे को अभी तो तुम लोग यू आर वर्किंग एज अ मॉनिटर, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दे आर यू आर डूइंग इट फॉर योर ऑल अंडरस्टैंडिंग इन एवरीथिंग। सपोज एम्प्लॉइज हो, आप दोनों मेरे लिए काम कर रहे हो, ठीक है, मानविंद्रा एंड कशिश, आई एम अ कंपनी ओनर और आप दोनों मेरे लिए काम कर रहे हो, तो मैं आप दोनों को सैलरी दे रही हूँ, ठीक है। अब कशिश बोल रही है कि मैम मोना टीचर आप मेरी कि मैम मेरी आप सैलरी 10,000 रुपए बढ़ा दो। मानविंद्रा का ऐसा कुछ नहीं है, तो आई हैव सब्स्टिट्यूट ऑफ मानविंद्रा इंस्टेड ऑफ कशिश, तो आई वुड से कशिश ठीक है तू कशिश घर जा, मैं मानविंद्रा से काम चला लूंगी। सो इफ कशिश इंक्रीजेस द प्राइस, तो फायदा किसको होगा? मानविंद्रा को। समझ में आया? तो सपोज Yes, ma'am. मार्केट में चाय महंगी हो गई तो लोग कॉफी खरीदेंगे, और अगर कॉफी महंगी हो गई तो लोग चाय खरीदेंगे। सो व्हेन द प्राइस ऑफ अ बेसिक गुड्स, अभी उसको आप किसी भी एक चीज को बेसिक कर लो, चाय को बेसिक बना लो, कॉफी को बेसिक बना लो, तो व्हेन प्राइस ऑफ द बेसिक गुड्स इफ इट इंक्रीजेस, देन द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स विल इंक्रीज। इसकी डिमांड डिक्रीज होगी लेकिन सब्स्टिट्यूट की क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो इसमें क्या होता है, हम नॉर्मल इलास्टिसिटी में हम प्राइस ऑफ सेम गुड्स देखते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी में हम एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड चेक करते हैं। नॉर्मल में क्या देखते हैं हम लोग कि भाई चाय की प्राइस बढ़ेगी तो उसके सामने डिमांड में क्या चेंजेस आए वो चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी में हम लोग एक चीज की प्राइस देखते हैं, दूसरी चीज की डिमांड देखते हैं, ठीक है। और कोई डिफिकल्टी? मैंने आई थिंक आई चेक No, ma'am. ऑल द डिफिकल्टी, मुझे जो भी मिली थी वो सब मैंने चेक कर ली है। और भी कोई है तो बता दो अभी। टीचर एक इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड मतलब कि आपकी इनकम बढ़े कम हो उससे कोई मतलब, तेरे को बीपी है, तेरे को ब्लड प्रेशर है, तू पहले 10,000 कमाता था तो भी तू एक ब्लड प्रेशर की गोली खाता था, तेरे इनकम 20,000 होगी तो भी तू एक ब्लड प्रेशर की गोली खाएगा, तेरी इनकम 40,000 होगी तो भी तू एक ब्लड प्रेशर की गोली खाएगा। तो तेरी इनकम बढ़ने की वजह से बीपी की गोली के कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं आएगा। सो बीपी की टैबलेट एंड इनकम दे हैव जीरो इलास्टिसिटी। समझ में आया? कुछ चीजें। लेकिन Yes, सपोज ma'am. अगर मैं बहुत बात करूं कि गोल्ड, तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो आई विल परचेस मोर गोल्ड, इफ मेरी इनकम कम होगी तो आई विल परचेस लेस गोल्ड। गॉट माय पॉइंट? तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी Yes, ma'am. इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके जो बेसिकली जो नेसेसिटी होती है, द गुड्स विच आर नेसेसिटी फॉर आवर लाइफ, उनकी डिमांड प्राइस इनकम के बढ़ने से बढ़ती नहीं है, ठीक है। बट जो लग्जरी है, द गुड्स विच आर कंसिडर एज लग्जरी, उनकी डिमांड यू कैन से इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। हैंड वॉश कर ले बेटा। Yes, Okay. ma'am. और बोलो, और कोई डिफिकल्टी इन चैप्टर 1, 2, 3? मैम एक भी वो फर्स्ट चैप्टर है ना जिसमें कमर्शियल की वगैरह सब डेफिनेशंस हैं। कशिश जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मुझे सुनाई नहीं दिया। यस मैम, वो जो फर्स्ट चैप्टर में मार्शल की, रॉबिन्स की वगैरह की जो डेफिनेशंस है, हाँ, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट टफ लैंग्वेज में है, तो हम हमारी लैंग्वेज में इजी में लिख सकते हैं या फिर जो पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है वही लिखनी पड़ती है? when you are giving definition you have to use the word of the author. When you are giving you can meaning, अगर मैं पूछती हूँ what is the meaning of economics, you can write in, you can say your own words. But if I say give me the definition, you have to use the word of the author. फिर वो ऑथर क्या बोल रहा है उसके बारे में आपको वही बोलना है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज एजुकेशन, तो आप बता सकते हो कि भाई कशिश के हिसाब से एजुकेशन क्या है, मानविंद्र के हिसाब से क्या है। पर मैं ऐसा बोलूं व्हाट इज एजुकेशन बाय चाणक्य, तो आपको चाणक्य के हिसाब से बोलना है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप अपने वर्ड्स में यूज करो, यू हैव द प्लेटफॉर्म। बट अगर डेफिनेशन बोला है तो उसी ऑथर का बोलना है। मतलब अगर मैंने कौटिल्य का पूछा और तूने रॉबिन्स का लिखा तो भी मैं तेरे को मार्क्स दूंगी नहीं। तो जो ऑथर्स के डेफिनेशंस है वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। 4 या 5 ही ऑथर है और उस चैप्टर में सिर्फ डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में से ज्यादा कुछ आता नहीं है। 4 या 5 जो डेफिनेशन है खाली वो लर्न कर लो, वो ही आएंगे,
ठीक है, वही ज्यादा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। तो एक मिनट, लेट मी चेक क्या क्या है उसमें। हाँ, फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो यस इकोनॉमिक्स, मैम। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं नॉर्मली। अभी तो क्या है कि भाई 3 ही चैप्टर है, तो हम ऐसा कुछ बाइफरकेट नहीं कर सकते। बट व्हेन यू हैव फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट चैप्टर में से आपके फर्स्ट 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स ही आएंगे, 5 मार्कर्स फर्स्ट चैप्टर में से नहीं आते नॉर्मली। ठीक है, और बोलो। मैम जैसे क्रेडिट साइकिल्स है तो उसमें अगर हमको टाइप्स पूछते वो रेगुलर, नॉन रेगुलर, साइक्लिक उस टाइप का, और फेजेस पूछे तो बूम, रिसेशन, वो सब आएगा। हाँ दोनों अलग अलग ही होंगे ना क्वेश्चन? हाँ हाँ, आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है और फिर लिखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको। यस ठीक है, अब मीटिंग में सिर्फ 1 मिनट बाकी है, तो शुड वी कंटिन्यू विद द सेकंड मीटिंग, या फिर आपकी डिफिकल्टी सॉल्व हो गई सबकी? अगर अभी भी यस मैम हो गई। किसी को डिफिकल्टी हो है, गई मैम। पर्सनली मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ लेना, तो मैं उसकी डिफिकल्टी सॉल्व कर दूंगी। कल एग्जाम है, आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट अपने एग्जाम में और गिव योर बेस्ट शॉट। एंड कॉपी मत करना बेटा, आपको इंटरनल्स हम ऐसे भी दे देंगे, लेकिन आप कॉपी करोगे तो यू विल बी चीटिंग विद योरसेल्फ एंड दैट यू विल इफेक्ट योर 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो अभी भी जो भी आपको समझ में आए, जैसा आपको समझ में आए वैसा ही पेपर में लिख के भेजना। अभी छुट्टी, ये लेक्चर खत्म होने के बाद में by the end of the day I will give you the roll number, that will be your full and final roll number for the whole year। उसको अच्छे से रट लेना, वही आपका रोल नंबर है, कोई दूसरा रोल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो वो रोल नंबर रहेगा, फुल फाइनल रोल नंबर वही रहेगा। अभी 1-2 बच्चे नए ऐड हुए ना, उसकी वजह से अब ये